my YouTube channel, The Physics विज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th का 10th चैप्टर जो आपकी फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसे कवर करेंगे। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। आप अपने आप को एक डार्क रूम में एज्यूम करो। क्या आप वहाँ पे कुछ देख पाओगे? नहीं। कुछ भी देखने के लिए हमें लाइट चाहिए होती है। वो लाइट ही है और हमारी आइज़ ही हैं जिनकी हेल्प से हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। लाइट से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिनन्स हैं, जैसे कि मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, स्काई में स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, बारिश के बाद में रेनबो कैसे बनता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, क्लाउड्स का कलर वाइट क्यों होता है, हमारे पास सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे सन हमें रेड क्यों दिखाई देता है। ऐसे और भी बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं जो लाइट से रिलेटेड हैं। इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस तो आप आई बटन पे क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हो, जिनमें मैंने बेसिक से स्टार्ट करके इनको बहुत अच्छे से कवर करा है। अभी हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी स्टडी करा होगा, जहाँ पे हमने प्लेन मिरर को स्टडी करा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है। वहाँ पे हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है, बाउंस बैक कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन। ये आपके लिए नया टॉपिक है, इसको हम आगे और भी डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ आपको एक रिकैप दे देती हूँ कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो उस जो पाथ लाइट का चेंज होता है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इनकी और भी बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस हैं, इनसे रिलेटेड नेचुरल फिनोमिनाज भी हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मिरर्स और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लेंसेज पर होएगा। ठीक है, हम कवर क्या करेंगे, हमने जैसे प्लेन मिरर देखा था, इस चैप्टर में हम स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे, जो आगे हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। आपके लिए ये टर्म्स नई हो सकती हैं, लेकिन आपने डरना बिल्कुल नहीं है। हम आगे चल के इनको बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं, बेसिक से स्टार्ट करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास मिरर्स कौन से होते हैं, लेंस कौन से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो मेन हमारे पास इम्पॉर्टेंट होएगा इस चैप्टर में, हमें कोई मिरर या लेंस दे सकते हैं, उसकी रे डायग्राम कंप्लीट करने को बोल सकते हैं, और फिर इनकी आगे हमारे पास एप्लीकेशंस इन मिरर्स की जो भी हम पढ़ेंगे, पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है इनका, उसे देखेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे इन मिरर की रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे तो हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक्स को समझेंगे और रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं हमारे पास, कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम फर्स्ट पार्ट में देख लेंगे ताकि आप फर्स्ट पार्ट को रिवाइज कर लें पहले अच्छे से। फिर सेकंड पार्ट में हम उन सभी टर्म्स को, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, उन लॉज को, रूल्स को यूज़ करके सेकंड पार्ट में हम फिर रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। और फिर हमारे पास इस चैप्टर में मिरर फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला होता है। आपके लेवल पे डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम फिर सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम बहुत ही इजी वे में समझने का ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट करती है, जैसे कि यहाँ पे, तो वो क्या है, बाउंस बैक कर जाती है। इसको क्या हम बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस एंड देन बाउंसेस बैक, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने यहाँ पे एरोस ड्रॉ करने, क्योंकि यहाँ पे ये तो एक क्लियर एग्जाम्पल है, आप इमेज के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम रे डायग्राम्स के साथ डील करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमने पॉलिश्ड सरफेस लिया है। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस को हम, जैसे मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी, ये हमारे पास क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस,
और उसका ऊपर वाला ये वाला सरफेस, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब भी आपने आगे जाके चैप्टर में ड्रॉ करनी है रे डायग्राम्स, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो रे ऑफ लाइट क्या है, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट करी तो बाउंस बैक होगी। देखो एरोज का ध्यान रखना है, ठीक है। बाउंस बैक हो रही है तो एरो किस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट हो रही है तो वो किस डायरेक्शन में है। और सरफेस पे जो हम यहाँ पे जैसे ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर है सरफेस पे, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और इंसिडेंट ये वाली जो आ रही है लाइट, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो जा रही है ये वाली, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये वाला जिसको हमने आर के साथ लिखा है यहाँ पे, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर होएगा कि क्या होता है जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है। अभी आपने ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस लिखा है ना, तो ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास टोटल लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी या कुछ उसमें से हिस्सा ट्रांसमिट भी करेगा। जैसे यहाँ पे ये मिरर है, मिरर में हमारे पास क्या होता है, बैक साइड पे सिल्वर कोटिंग करी होती है, तो जिससे क्या है हमारे पास जो भी लाइट इंसिडेंट करेगी मिरर पे वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर हमने मिरर की जगह पे कोई मान लो ग्लास स्लैब ली होती, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होती है ना, उनके थ्रू हमें क्यों दिखाई देता है, इसीलिए क्योंकि उसमें से कुछ हिस्सा लाइट का होता है वो ट्रांसमिट कर जाता है और थोड़ा लाइट का पार्ट क्या होता है, अभी लाइट में एक रे तो नहीं होती ना, कुछ रेज उनमें से ट्रांसमिट कर जाती हैं और कुछ क्या है रिफ्लेक्ट करती हैं। जब भी किसी सरफेस से हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं जो कि हमेशा फॉलो होंगे। इनमें से हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जो हमारे पास, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया क्या होता है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आए हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आर है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, है ना। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास जो इंसिडेंट रे है अगर वो 30 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक करी, ठीक है, इंसिडेंट करी सरफेस पे 30 डिग्री के एंगल पर, तो जो रिफ्लेक्ट होएगी रे वो भी 30 डिग्री के एंगल पर ही होएगी। सिमिलरली मानो अगर कोई भी रे ऐसे नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट करी, ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, सरफेस पे, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, तो वो तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही है ना, यहाँ पे ज़ीरो ही हो गया फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री। इसका क्या मतलब, जैसे रे आई उसी तरह वो वापस चली गई, ऐसे। आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर होया होएगा। अभी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब अब प्लेन आपने मैथ में स्टडी करा होगा, क्या होता है जिसमें कोई भी 2 डायमेंशंस हो उसे हम प्लेन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास पेपर है, उसकी हमारे पास लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, तो वो हमारे पास 2D हो गया। तो हमारे पास जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होता है, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है वो सारे तीनों क्या हैं, एक प्लेन में लाया करते हैं। इसको समझते हैं कैसे, यहाँ पे NCERT बुक में बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी गई है। लाइट यहाँ पे देखो स्ट्राइक करवाई इस मिरर में, यहाँ पे ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। हमें पता है फर्स्ट लॉ से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। और हमारे पास नॉर्मल क्या होता है, ये सरफेस है ना, इस पे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल। अभी देखो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों क्या है, एक प्लेन। ये पेपर है ना, पेपर पे हमें दिखाई दे रही हैं तीनों चीज़ें।
इसका क्या मतलब, ये पेपर के प्लेन में लाई कर रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमने क्या करा, पेपर को फाड़ दिया, ठीक है, और नीचे को फोल्ड कर दिया। अभी नीचे को फोल्ड किया तो यहाँ पे जो फोल्ड वाली डायमेंशन है, तीसरी डायमेंशन, वो भी एंटर कर गई ना। यहाँ पे ये एक डायमेंशन हमारे पास ये है, ठीक है, एक डायमेंशन हमारे पास ये थी, और अभी हमारे पास ये नीचे वाली डायमेंशन भी आ गई 3D। तो ये प्लेन तो नहीं रहा ना, प्लेन में तो मैंने अभी बताया आपको कोई भी 2 डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ पे देखो कि हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, यहाँ पे मैंने इस पे जो भी मिरर है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, वो हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल। अभी ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक पेपर नहीं फटा था, तो मुझे ये रिफ्लेक्टेड रे है जो वो पेपर पे दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, पेपर पे लाई कर रहे हैं एक प्लेन में। लेकिन यहाँ पे पेपर फोल्ड कर दिया तो यहाँ पे 3 डायमेंशन स्टार्ट होगी। तो ये लाइट मुझे पेपर पे क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि पेपर नीचे चला गया ना 3 डायमेंशन में। लेकिन ये जो लाइट रे है वो तो स्ट्रेट ही मूव कर रही है ऐसे, जो कि पेपर पे नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि लाइट, जो हमारे पास लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और यहाँ पे ये क्योंकि एक प्लेन डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे मुझे लाइट नहीं दिखाई दे रही। यही हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये हमने कैसे क्लासिफाई करा, सरफेस के नेचर के अकॉर्डिंग। जब हमारे पास सरफेस जैसे यहाँ पे है ना, अगर वो स्मूथ सरफेस होएगा तो हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होएगा, ठीक है, जैसे कि हमारे पास मिरर होता है। सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास रे क्या है, इंसिडेंट कर रही है। अभी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, जहाँ पे जो लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है सरफेस को, वहाँ पे हम एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्टडी करे, फर्स्ट क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यही था ना हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या था, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में लाया करते हैं। अभी चाहे हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या हमारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो, दोनों केसेस में जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो होंगे। अभी यहाँ पे देखो हमने क्या ली है, पैरेलल इंसिडेंट रेज ली हैं जो इस मिरर पे इंसिडेंस कर रही हैं। तो क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है और हमने यहाँ पे फर्स्ट रे पे देखा, ऐसे ही हम बाकी रेज पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को देखेंगे तो क्या है, जो रेज रिफ्लेक्ट करेंगी वो भी आपस में क्या है, पैरेलल ही होंगी, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। सेकंड है हमारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो सरफेस होता है वो रफ होता है, वो स्मूथ नहीं होता, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, व्हेन ऑल पैरेलल रेज reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने रेज इंसिडेंट करवाई एक रफ सरफेस पे, यहाँ पे भी जैसे हमने पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए ना, जैसे यहाँ पे देखो ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हमारा क्या होएगा, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं। तो अगर ये मेरे पास फर्स्ट केस में जो इंसिडेंट रे है, तो ये क्या है, मेरी फर्स्ट केस की रिफ्लेक्टेड रे है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन को जा रही है। अभी ये सेकंड इंसिडेंट रे है तो इसकी सेकंड की रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन को जा रही है। सिमिलरली ये थर्ड है, थर्ड की रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन को जा रही है। तो जो हमारे पास ये देखो, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है। जो स्मूथ सरफेस था उस केस में ये इंसिडेंट रेज भी पैरेलल थी और रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल थी, तो हमने उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम दिया था। लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टेड रे किसी डायरेक्शन में जा रही है, कोई किसी में, तो ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास सरफेसेस कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट है प्लेन सरफेसेस। इसमें जैसे हमारे पास घर में ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर होता है, प्लेन मिरर, वो इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हमारे पास कर्व्ड सरफेसेस आते हैं, इसमें हमारे पास कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। इनको हम आगे
चैप्टर में और भी डिटेल में कवर करेंगे। जैसे इस इमेज में, इस हैंड की इमेज क्या है, एनलार्ज हो गई। ये क्या, इमेजेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें इमेज का हम नेचर स्टडी करते हैं। आपने स्पून में भी देखा होगा, एक साइड पे आपको इमेज सीधी दिखती है, दूसरी साइड में उल्टी दिखाई देती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास किसके हैं, स्मूथ सरफेसेस के हैं, जिसमें हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अभी इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एक्चुअल में होता है क्या है, एक स्फीयर का ही ये पार्ट होते हैं जिनमें इनको कट कर लिया जाता है। जैसे कि ये स्फीयर है ना हमारे पास, इसमें से इसके कुछ पार्ट को हम कट कर लेंगे। और मिरर्स क्या होते हैं, उनमें कोटिंग करी होती है। जैसे घर में जो यूज़ होता है उसमें क्या होता है, सिल्वर कोटिंग करी होती है, तो वो क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इमेज फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही इनमें क्या होता है, ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं जिसमें इनको कट करके कोटिंग कर दी जाती है। अभी कोटिंग किस डायरेक्शन में की, इस सरफेस पे की या फिर ये वाले सरफेस पे की, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर होएगा या कनकेव मिरर होएगा। मान लो ये स्फीयर का पार्ट थे तो हमने इनको कट कर लिया, ठीक है। अभी ये वाला बाहर वाला सरफेस है ना, यहाँ पे देखो, ये जो ब्लैक में है इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे लाइट है जो वो स्ट्राइक करके यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और जो यहाँ पे ये ग्रे वाली शेड वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। यहाँ पे क्या है, हमारे पास पॉलिश करी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिल्वर कोटिंग होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये कनकेव मिरर, इसमें क्या है, अंदर वाली साइड ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है। यहाँ पे क्या होएगा, कोई भी रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जब यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में स्टडी करा था ना, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। यहाँ पे क्या था, वो नॉर्मल के अलोंग थी तो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो गई। वो हमने पढ़ा था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला अंदर वाला पार्ट जो है, ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर वाला ये वाला हमारे पास क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इन मिरर्स को क्लासीफाई करते हैं। ये कन्वेक्स मिरर, इसमें क्या है, ये बल्ज्ड सरफेस है ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होएगा, ठीक है। और कनकेव मिरर में क्या है, आप केव पता है ना, गुफा, तो आप उससे भी याद रख सकते हो कि जो ये केव वाला अंदर को ऐसे केव की तरह वाली शेप है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होएगी, ठीक है, कनकेव मिरर वाली साइड। क्योंकि मेन तो जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वहीं से ही रेज रिफ्लेक्ट होके हमारे पास इमेज बनाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रख लो कि केव वाली, जो केव की तरह दिखने वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कनकेव मिरर हो गया। और जो बल्ज्ड सरफेस बाहर को निकला हुआ है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो हमारे पास क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। ये लाइंस जिस साइड पे रिप्रेजेंट करी हैं वो पॉलिश्ड सरफेस होता है। आगे रे डायग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपने भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं इनकी। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये बाहर को आउटवर्ड्स है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। और अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड को कर्व्ड है उसको क्या बोलते हैं हम, कनकेव मिरर बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास इन मिरर्स की एप्लीकेशंस हैं। इन मिरर्स की एप्लीकेशन जब आप आगे रे डायग्राम स्टडी करोगे तो आपको पता होगा कि किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पे हमारे पास इमेज का क्या नेचर होता है, तब ज्यादा क्लियर होए। अभी भी आप समझ लो ताकि आपका इंटरेस्ट बन सके कि हम ये सब स्टडी क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आप फिर रे डायग्राम स्टडी कर लोगे आपको नेचर पता होएगा कि किस पोजीशन पे रखने पे कौन सी इमेज बनती है, अपने साइज से बड़ी होती है, छोटी होती है, उल्टी होती है, सीधी। तो ये सब आपको ज्यादा क्लियर होंगे, तब बाद में भी आप में भी एक बार इसको जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो पहले है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जैसे हमने पहले भी देखा कि ये बाहर को ऐसे बल्ज्ड होते हैं और ये जो बाहर वाली साइड होती है ना, ये इनकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है ऐसे, है ना, जैसे आप यहाँ पे इस इमेज में भी देख सकते हो। तो इनमें क्या होता है, जो हमारी इमेज होती है वो डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड मतलब अपने साइज से वो क्या होती है, छोटी होती है ऑब्जेक्ट के साइज से। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो इमेज क्या इतनी छोटी बनेगी। तो क्या होता है कि
वाइड व्यू मिल जाता है हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उससे अपने साइज से छोटी दिखेगी तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा एरिया वो मिरर कवर कर पाएगा। तो इसके लिए तो इसीलिए इन्हें क्या, टी पॉइंट्स पर आपने ऐसे मिरर लगे हुए देखे होंगे कि टी पॉइंट्स पे क्या होता है, ड्राइवर एक साइड से आ रहे होते हैं तो उनको दूसरी साइड की ट्रैफिक विजिबल नहीं होती, तो वहां पे इन मिरर्स को यूज किया जाता है ताकि ड्राइवर को पता चल सके कि दूसरी साइड से कुछ आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि क्योंकि इनका वाइड फील्ड व्यू होता है ना, इसलिए क्या है, इनमें ज्यादा, मतलब अगर हमें प्लेन मिरर है, ठीक है, अगर उसने इतना एरिया कवर करना था, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का सेम साइज होता है ओरिजिनल, जैसे हम अपने आप को घर में ड्रेसिंग टेबल वाले मिरर में देखते हैं तो जो हमारा साइज होता है वही दिखता है ना, लेकिन इनमें क्या छोटी इमेज दिखती है। तो अगर प्लेन मिरर ने इतना एरिया कवर करना तो इसने ज्यादा कवर कर लेना है ना, तो इसलिए इनको हम व्हीकल्स में एज अ रियर व्यू, जैसे ये साइड में मिरर लगे होते हैं ना पीछे वाली ट्रैफिक को देखने के लिए। सेकंड है हमारे पास कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर्स में क्या होता है, जैसे ये केव वाली है ना, ये वाली साइड इसकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, यहाँ से रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। तो इनमें क्या होता है हमारे पास, वो डिपेंड करेगा कि हमने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा है। जैसे इस केस में एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है, तो इसलिए इन्हें एज अ शेविंग मिरर यूज किया जाता है अपने फेस का बड़ा साइज देखने के लिए शेविंग करते टाइम। और इन्हें डेंटिस्ट भी यूज करते हैं पेशेंट के टीथ को बड़ा देखने के लिए, ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम है उनको दिख सके। अभी यहाँ पे इन्हें क्या है, ये कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। मीन्स कन्वर्जिंग मतलब कि कोई भी रेडिएशंस आ रही है दूर दूर से, उनको एक मतलब एक पॉइंट में इकट्ठा कर देते हैं, फोकस कर देते हैं। तो इन्हें डिश एंटीनास में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे तो बाहर से सैटेलाइट जा कहीं टावर से जो भी रेडिएशंस आ रही होंगी उनको एक पॉइंट पे यहाँ पे इकट्ठा करके घर में जो भी हमारा टेलीविजन कहीं भी रेडिएशंस होंगी वहां पे वो यूज हो जाएंगी फिर। और इनकी एप्लीकेशन होती है, इनको जो हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं, जो टॉर्च होती है ना, उनमें ऐसे यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हमारा बल्ब होता है उसको फोकस पे रखा जाता है। ये आपको टर्म्स डरना नहीं है इनसे, ये रे डायग्राम्स जब करेंगे हम बिल्कुल क्लियरली पढ़ेंगे इन्हें। तो वहां पे बल्ब को फोकस पे रखा होता है, तो जो फिर बल्ब से क्या ऑब्जेक्ट क्या होएगी, बल्ब, और इससे रेडिएशंस आएंगी वो इन्फिनिटी तक स्कैटर होएंगी। इससे क्या होएगा, जो हमारा लाइट है वो इन्फिनिटी तक स्प्रेड आउट होएगी, तो ज्यादा लाइट हमें मिलेगी टॉर्च से या हेडलाइट से। रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की तरह ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है हमारे पास। इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ एप्लीकेशंस या अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि इस टॉपिक को हम एक इंटरेस्टिंग वे में कवर कर पाए। तो आपने जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में होती है तो वहां पे देखो, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे एयर थी मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर है, तो क्या है, हमें यहाँ पे इनके इंटरफेस पे ऑब्जेक्ट टूटी हुई दिखाई देती है ना। ये क्या है, हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। हमें पता है लाइट, हमने अभी तक क्या स्टडी करा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट व्हाट इफ हम यहाँ पे मीडियम चेंज कर दें। यहाँ तक तो ये एयर में ट्रैवल कर रही थी, यहाँ पे मान लो मैंने कोई ग्लास स्लैब रख दी, यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। क्या अभी भी लाइट अपने स्ट्रेट पाथ में ऐसे ही मूव करेगी? जो इसका पाथ चेंज हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, जा अपनी पोजीशन से डाइवर्ट होएगी, तो क्या होएगा? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। अभी पहले देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारे पास नेचर में कौन से फिनोमिनास होते हैं, ताकि ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग बन जाए। आपने देखा होगा जब भी आप रोड पे ट्रैवल करते हो तो हमें लगता है ना कि आगे रोड पे वाटर है, लेकिन जब हम वहां तक पहुंचते हैं वहां पर तो कुछ होता ही नहीं है। इसे हम बोलते हैं मिराज। ये भी क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। सिमिलरली डिजर्ट में क्या होता है, वहां पे वाटर तो होता ही नहीं, लेकिन हमें इल्यूजन होती है, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। ऑप्टिकल फिजिक्स में जब भी हम लाइट से रिलेटेड कोई भी फिनोमिना स्टडी करते हैं तो उसमें हम उसको ऑप्टिकल का नाम देते हैं, तो इसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। ये भी मिराज ही है।
यहाँ पे क्या होएगा, सरफेस पे स्काई की इमेज बन जाएगी और क्लाउड्स की, और जो भी वहां पे ट्री होएगा या कुछ भी उसकी इमेज दिखेगी, तो हमें दूर से लगेगा कि वहां पे वाटर है। सिमिलरली स्टार्स ट्विंकल करते हैं, और जो हमारे पास सनराइज होता है वो 2 मिनट अर्ली होता है। एक्चुअल सनसेट के बाद में भी 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता रहता है। इसको बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से हैं। सिमिलरली जब हम किसी भी, जैसे यहाँ पे ये क्रोकोडाइल है वाटर में है, ये जो पर्सन है ये एयर में है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। तो इससे क्या है, हमें वैसे तो क्रोकोडाइल इस पोजीशन पे है, लेकिन ह्यूमन आई का नेचर है, देखो यहाँ से लाइट आ रही है, वो एयर में एंटर करी तो उसका पाथ चेंज हो गया। लेकिन ह्यूमन आई क्या ऑब्जर्व करती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो इसको जब हम स्ट्रेट ऐसे पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा कि क्रोकोडाइल इस पोजीशन पे है, वो अपनी रियल पोजीशन से हमें ऊपर दिखाई देता है। सिमिलरली प्रिज्म में लाइट क्या है, व्हाइट लाइट एंटर करके 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। आपने सीडी पर भी देखा होगा, आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देता है। हम जो लेंसेज यूज करते हैं ये मेन है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेंस से क्या होता है, हम कुछ भी, हमें ऑब्जेक्ट क्या है उसके साइज से बड़ी दिखाई देती है, वो हम देखेंगे कि लेंस का नेचर क्या है। तो ये सारी एप्लीकेशन हमारे पास रिफ्रैक्शन की है। ये लेंसेज को तो हम आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये बाकी टॉपिक जो भी हमने ये एप्लीकेशंस देखी, ये अगर आप क्यूरियस हो इनके आंसर्स को जानने के लिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, मान लो ये मीडियम एयर था, यहाँ पे क्या आ गई, कोई ग्लास स्लैब आ गई, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। तो यहाँ पे जाना तो इसको स्ट्रेट चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई, बेंड हो गई। सिमिलरली यहाँ पे निकली जब बाहर तो यहाँ पे स्लैब था, यहाँ पे अगेन एयर, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। तो इंटरफेस पे इस यहाँ पे हमें क्या लगा कि ये स्ट्रेट जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो गया, इसका पाथ चेंज हो गया। तो इसको, जो हमारी लाइट है बेंड होती है, जब उसका पाथ चेंज हो जाता है, इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और यहाँ पे आपने एक और चीज ध्यान रखनी है, जब मीडियम सेम है, जैसे यहाँ पे एयर था, ग्लास स्लैब थी, और यहाँ पे अगेन सेम एयर मीडियम था, तो जो बेंडिंग होएगी वो सेम होएगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये इस तरह लाइट जा रही थी, इस इंटरफेस पे क्या हो गया, जाना तो उसने इस डायरेक्शन में था लेकिन बेंड हो गई, तो वो ए बी के अलोंग गई, ठीक है। तो बी पे क्या हो गया, दोबारा मीडियम चेंज हो गया, लेकिन पहले वाला ही आ गया, एयर मीडियम। तो जो पहले वो इस डायरेक्शन में बेंड हुई थी, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम बेंड हुई जितनी पहले अमाउंट से बेंड हुई थी। तो जो हमारी ये एयर में लाइट, ये वाली और ये, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको सेकंड, तो ये आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर वो इस डायरेक्शन में बेंड हुई थी, तो बी पॉइंट पे क्या होगी, वो सेम अमाउंट से दूसरी डायरेक्शन में बेंड होगी। तो ये क्या हो गया, उसका इनिशियल पाथ ही आ गया यहाँ पे। तो जो हमारे पास सेम मीडियम में लाइट बाहर निकली वो आपस में पैरेलल होगी, लेकिन उनमें पाथ का शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि रास्ते में उनके और मीडियम आया था। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो दूसरी एग्जांपल में। अभी ऐसा होता क्यों है, when यहाँ पे देखो, when a light ray hits a boundary of any two media, media क्या, मीडियम का प्लूरल है, it changes its speed upon the change in medium। तो यहाँ पे क्या होता है, मीडियम चेंज होने पर जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है। मानो यहाँ पे C1 लाइट की स्पीड को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे क्या होएगा, एयर में और कोई स्पीड होएगी, जब वो ग्लास स्लैब में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है। तो ये क्या है, दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने पर इंटरफेस पे क्या है, स्पीड चेंज होती है, जिससे पाथ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे,
पहले इसको रीड करो क्या लिखा है। इफ द रे हिट्स द बाउंड्री एट एनी एंगल अदर देन नॉर्मल टू द सरफेस इट बेंड्स। मतलब जो यहाँ पे बेंडिंग होएगी वो सभी एंगल्स पे होएगी लेकिन नॉर्मल पे नहीं होएगी। इसका क्या मतलब, मानो यहाँ पे मैंने ग्लास मीडियम लिया, यहाँ पे एयर है, ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल है। हम एंगल्स हमेशा नॉर्मल के साथ ही मेजर करते हैं ना। नॉर्मल का क्या मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है, जब लाइट यहाँ पे इंटरफेस के अलोंग मूव करेगी तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो गया ना। यहाँ पे मीडियम तो चेंज हुआ नहीं, ये क्या है इंटरफेस के अलोंग मूव कर रही है, तो यहाँ पे इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आगे ऐसे ही मूव कर जाएगी। लेकिन बेंडिंग जब होती है तो वहां पे क्या है, अदर देन नॉर्मल एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इसका पाथ ऐसे जाना था लेकिन ये क्या है, चेंज हो जाएगा। अभी कोई लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, लेकिन इससे उसका पाथ कैसे चेंज हो रहा है ये भी आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखो, ये आपके वैसे 10th क्लास के लेवल का नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो देन आप ये 5-10 मिनट देख सकते हो। तो हमारे पास अभी तक हम ऑप्टिक्स में रे डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए लाइट को स्ट्रेट पाथ में ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप हायर क्लासेस में देखोगे तो हम लाइट के दो नेचर लेते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। कुछ फिनोमिनाज हैं हमारे पास, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट होता है, उनको हम एक्सप्लेन करने के लिए फोटोन्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। पार्टिकल नेचर, फोटोन्स हमारे पास क्या होते हैं, सिंपली बंडल्स ऑफ लाइट होते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है वेव नेचर, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसे फिनोमिनाज को हम वेव नेचर की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं लाइट का वेव नेचर यूज करूंगी। तो यहाँ पे लाइट क्या है, एज अ एक्सटेंडेड सोर्स है हमारे पास। जैसे यहाँ पे ये था ना, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं है, लाइट क्या है हमारे पास एक्सटेंड हुई है। तो यहाँ पे इसको लेने से पहले एक आप यहाँ पे रेफरेंस लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये एक स्मूथ रोड है और यहाँ पे हमारे पास एक रफ रोड है, और ये क्या है, इन दोनों का इंटरफेस है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे रफ स्मूथ रोड क्या है, से कोई भी व्हीकल आ रहा है वो रफ रोड में एंटर कर रहा है। तो मान लो ये कार थी, वो स्मूथ रोड से आ रही थी और यहाँ पे वो क्या है, रफ रोड में एंटर कर गई। यहाँ पे मानो कि स्मूथ रोड पे उसकी वेलोसिटी थी v1 और रफ रोड पे उसकी वेलोसिटी हो गई v2। अभी यहाँ पे क्योंकि ये रफ रोड है, कंकर ईंटे जो भी कुछ होएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 क्या होगी, वो v1 से कम हो जाएगी। तो क्योंकि हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर में, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, क्योंकि कार है उसके सारे जो भी पार्ट्स हैं वो इकट्ठे ही मूव करेंगे एज अ सिंगल कार, तो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब, कोई एक पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कार कवर करेगी, जो डिस्टेंस कवर करेगी, वो रफ रोड में कम होएगा और स्मूथ रोड में ज्यादा होएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला व्हील है कार का, उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर करा, मानो इतना सा, लेकिन उसी टाइम इंटरवल में ये वाला उसका व्हील था कार का, इसने क्या ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, मानो इतना। यहाँ पे क्या होएगा, जो कार पहले ऐसे मूव कर रही थी उसका पाथ देखो ऐसे था ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टायर क्या होएगा, ये थोड़ा सा आगे को मूव करा, ये वाला हिस्सा इतना मूव करा, ये वाला क्या ज्यादा कर गया, तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई, ये वाला पाथ आ गया। तो पहले पाथ अगर ये था, अब क्या हो गया, ये पाथ हो गया, तो यहाँ पे पाथ चेंज हुआ ना। सिमिलरली यही केस हमारे पास क्या होता है लाइट के केस में, क्योंकि लाइट एक्सटेंडेड है, कुछ पार्ट उसका क्या होता है यहाँ पे रफ, यहाँ पे हम बोलेंगे कि दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर मीडियम। तो क्योंकि वो वेव तो एक ही सिंगल वेव है ना, उसका पार्ट था वो, तो कार का पूरी का यहाँ पे एक व्हील का चेंज हुआ, फिर दूसरे का हुआ, तो पूरी कार का पाथ चेंज हो गया। सिमिलरली फिर लाइट का पाथ ऐसे ही चेंज हो जाता है, क्योंकि दूसरे मीडियम में एंटर करने पर या तो उसकी स्पीड कम हो जाती है या इंक्रीज कर जाती है। इससे क्या है, हमारे पास पाथ चेंज करता है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अभी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करी तो उसके पाथ में जो भी चेंज आया, या उसकी लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई, इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। तो ये क्या है हमारे पास, इससे पता चलता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर हमारा लाइट का पाथ कितना चेंज हुआ, या उसकी स्पीड में कितना चेंज आया। सिंपल। तो क्या, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन पाथ दैट टेक्स प्लेस इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक ग्लास स्लैब ली है, इसको हमने मीडियम 2 बोला है। यहाँ पे बाहर वाला एयर मीडियम या कुछ भी होएगा, इसको हमने मीडियम 1 का नाम दिया है। ये क्या है, लाइट क्या है, यहाँ से एंटर कर रही है, एक्स वाई जो इंटरफेस है वहाँ पे इंसिडेंस करी। ये हमारे पास रेड कलर में क्या है, नॉर्मल। और जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंस लाइट एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई इंटरफेस के बाद मीडियम चेंज हो गया तो हमारी लाइट का पाथ भी है, वो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रेट पाथ तो ये आना था ना, लेकिन ये क्या है, हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। आगे हम देखेंगे ऑप्टिकल डेंसर और रेयरर मीडियम जब स्टडी करेंगे कि हमारी लाइट क्या है, किन केसेस में नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और किन केसेस में नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो यहाँ पे देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे देखो उल्टा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। तो क्योंकि मीडियम 2 का है ये विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मीडियम 2 में जो स्पीड है वो हमने डिनोमिनेटर में लेनी है, और जिसके विद रिस्पेक्ट फाइंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 था ना, मीडियम 1 में जो स्पीड होएगी लाइट की उसको हमने न्यूमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसका ध्यान रखना है कि क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जिसको हमने v1 से रिप्रेजेंट करा है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जिसको हमने v2 से लिखा है। अभी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच स्लोअर लाइट मूव्स थ्रू अ मीडियम। वही कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने पर लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई। हायर द नंबर द स्लोअर द लाइट मूव्स। इसका क्या मतलब कि देखो ये क्या है, दूसरे मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 1 है और हम दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को डिनोमिनेटर में ले रहे हैं ना, तो अगर ये नंबर ज़्यादा है, हायर द नंबर ये ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, जा तो न्यूमिनेटर बड़ा होएगा जा हमारे पास डिनोमिनेटर कम होएगा। डिनोमिनेटर कम मतलब कि दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कम होएगी, वही यहाँ पे लिखा है। हायर द नंबर स्लोअर द लाइट मूव्स, किस मीडियम में, उस मीडियम में जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड मीडियम। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय n12। यहाँ पे हम क्योंकि फर्स्ट मीडियम का देख रहे हैं सेकंड के विद रिस्पेक्ट, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में मीडियम 2 की स्पीड आएगी और डिनोमिनेटर में मीडियम 1 की। अभी अगर हम यहाँ पे देखें इसको, इसके साथ कंपेयर करें, ये क्या था हमारा सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 1 और ये हमारे पास क्या है फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है ना। तो ये देखो n12 क्या है, v2 अपॉन v1। अगर मैं इसको v2 को डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और v1 अपॉन v2 मेरे पास क्या था, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि अगर मुझे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो मैं दूसरे मीडियम का फाइंड कर सकती हूँ उसका रेसिप्रोकल लेके। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होएगा जब हम सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अभी यहाँ पे तो हमने पीछे क्या देखा, मीडियम्स देखे ना, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के विद रिस्पेक्ट। लेकिन जब हम एक मीडियम दोनों में से एयर या वैक्यूम कंसीडर कर लेते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। यहाँ पे एक ही मीडियम आ गया, क्यों,
क्योंकि दूसरे मीडियम को हमने वैक्यूम या एयर मान लिया। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ध्यान रखना, जब एब्सोल्यूट है तो मतलब हम एयर या वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, अगर हम देखें इफ़ c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मैंने आपको बोला ना c से रिप्रेजेंट करते हैं, और c हमारे पास क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हमारी एयर या वैक्यूम में हम स्पीड लेते हैं। और b इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम को मैंने यहाँ पे m से लिख दिया, ठीक है, nm क्या होएगा मीडियम का। तो मीडियम क्या है डिनोमिनेटर में, किसके विद रिस्पेक्ट फाइंड कर रहे हैं एयर, तो एयर न्यूमिनेटर में। तो क्या होएगा मेरे पास इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर c/v। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी तक हमने क्या स्टडी करा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, जिसकी वजह से उसका पाथ चेंज होता है। लेकिन पाथ कितना चेंज होएगा, किस डायरेक्शन में चेंज होएगा, इसका पता हमें किससे पता चलता है कि वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है। इसका क्या मतलब, एक बार पहले पढ़ते हैं। इन कंपेयरिंग टू मीडिया द वन विद लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम than other and the other medium of lower refractive index is optically rarer। ये क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, अगर मैंने फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है दूसरे मीडियम के विद रिस्पेक्ट, तो मैं क्या, इसका फॉर्मूला होएगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अभी दूसरे का क्या होएगा n21, उसको मैं लिखूंगी v1/v2। अगर मैं मान लूँ कि n1 इज़ ग्रेटर देन n21, तो वो बोल रहे हैं जो फर्स्ट मीडियम होएगा जिसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर होएगा। ठीक है, ये ऑप्टिकली डेंसर है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला डेंसर नहीं है, ये लाइट के साथ हम डील कर रहे हैं। और जो सेकंड होएगा वो क्या होएगा हमारे पास रेयरर। यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ये सब लिखा है, तो हमने ये देखा अभी तक। लेकिन मेन यहाँ पे क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम दैन डेंसर मीडियम। इसका क्या मतलब, जैसे देखो यहाँ पे मीडियम 2 हमारे पास रेयरर मीडियम है और यहाँ पे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये कम है। इसका क्या मतलब, जो डिनोमिनेटर है रेसिप्रोकल में है तो वो क्या होएगा ज़्यादा होएगा। मीन्स जो रेयरर मीडियम है, जो हमारे केस में कौन सा था सेकंड वाला मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, वो उसमें क्या होएगी हमारी स्पीड क्या होएगी ज़्यादा होएगी दैन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन सा है हमारा n12 का, हमने ज़्यादा बोला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो हमारे पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्योंकि ये ज़्यादा है इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में चीज़ होएगी वो क्या होएगी कम, मीन्स इसमें स्पीड क्या है कम होएगी। आपने इसको याद रखना है तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वही मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लेके, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हम यूज़ करते हैं। लेकिन समझने के लिए आप उसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स मानो यहाँ पे कोई क्राउडेड एरिया है, ठीक है, क्राउडेड एरिया है मतलब यहाँ पे ये क्या है डेंसर है, तो यहाँ पे क्या है कम जगह है फ्रीली मूव करने के लिए, तो स्पीड क्या होएगी यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर हम रेयरर मीडियम लें, रेयरर मीडियम मीन्स डेंसिटी उतनी नहीं है तो बहुत खाली जगह है, जितना मर्जी अपना फ्रीली मूव करो, तो स्पीड क्या है यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। वही यहाँ पे बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या होएगी कम होएगी। और दूसरी बात हमने क्या सीखी, जो रेयरर मीडियम होएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होएगा और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होएगा। तो जो हमने अभी स्टडी करा उससे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम आम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्शन में वो क्या निकला, A ray of light traveling from rarer to denser medium slows down and bends towards the normal। Means यहाँ पे एयर मीडियम था हमारा और यहाँ पे हमने ग्लास लिया। ऑब्वियसली ग्लास क्या है एयर के कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम मूव करती है, देखो यहाँ पे
ये लाइट का स्ट्रेट पाथ होना चाहिए था ना ऐसे, तो लेकिन यहाँ पे लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर गई, यहाँ पे टूवर्ड्स दी नॉर्मल। मीन्स जब लाइट रेयरर टू डेंसर में मूव करेगी तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करेगी। और सेकंड क्या है, when light travels from denser medium to rarer medium it speeds up and bends away from the normal। यहाँ पे देखो ये डेंसर मीडियम था और यहाँ पे अगेन एयर आ गई हमारे पास, तो डेंसर टू रेयर मीडियम में मूव करी, ये पाथ होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली गई। कब? जब डेंसर टू रेयर मूव करती है। तो आगे जाके जब भी रिफ्रैक्शन को ड्रॉ करना है आपने, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि डेंसर टू रेयर मूव कर रही है या रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, तो आपने जो हमारी रे है उसको नॉर्मल की तरफ ड्रॉ करना है या अवे ड्रॉ करना है। और आप इसको इजी वे में याद कैसे रख सकते हो, जैसे देखो डेंसर टू रेयर मीडियम गई, ठीक है, ये याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो देखो रेयर मीडियम गई, वहाँ पे क्या था, फ्री मीडियम मिल गया उसको, एकदम से डेंसर से जाके घुटन घुटन से उसको फ्री सा मीडियम मिल गया, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई और वो फ्री हो गई, जैसे पंछी आज़ाद हो जाता है ना वैसे। तो वो क्या है, नॉर्मल से दूर भाग गई। तो वो क्या है, जैसे यहाँ पे देखो कि डेंसर से रेयर मूव करी, वहाँ पे उसको क्या है, फ्री माहौल मिल गया और वो नॉर्मल से दूर भाग गई। तो वही यहाँ पे लिखा है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और दूसरा इससे उल्टा हो जाएगा, तो आप उसको इस वे में याद रख सकते। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास एयर मीडियम था और यहाँ पे अगेन हमारे पास ग्लास स्लैब के बाद एयर मीडियम ही आ गया, तो क्या होएगा, यहाँ पे एक इंटरफेस ए बी है और यहाँ पे क्या है, डी सी। यहाँ पे एक मीडियम चेंज हुआ रेयर टू डेंसर और यहाँ पे डीसी पे मीडियम चेंज हुआ डेंसर टू रेयर। तो जो बेंडिंग होएगी लाइट की वो दोनों इंटरफेसेस पे इक्वल होएगी लेकिन ऑपोजिट होएगी। इसका क्या मतलब, यहाँ पे ए बी मीडियम में क्या था, रेयर टू डेंसर मूव करी तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ऐसे जानी थी ना सीधे, लेकिन क्या हुआ, टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव कर गई क्योंकि डेंसर में एंटर करी। लेकिन यहाँ पे रेयर में मूव करी डेंसर टू रेयर, तो वो फ्री हो गई। तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट जानी थी लेकिन अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गई। लेकिन जो यहाँ पे देखो बेंडिंग हुई है, यहाँ पे ये वाली इतनी बेंडिंग ये वाली, और जो यहाँ पे बेंडिंग हुई है, ये मैं दूर ड्रॉ कर रही हूँ तो आपको बड़ा लग सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे स्केल से तो दोनों केसेस में इक्वल एंड ऑपोजिट है। इस केस में इस डायरेक्शन में थी और इस केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। लेकिन जब क्योंकि मीडियम सेम आ रहा है तो क्या होएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट बेंडिंग होएगी। इसी कारण से जो यहाँ पे लाइट एंटर करी ये वाली और जो बाहर निकली ये वाली, ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन अगर मैं इसको आगे ऐसे ड्रॉ करूं तो ये पैरेलल है, देखो ये दोनों, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, लेकिन इनमें शिफ्ट हुआ है। यही वहाँ यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखो, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एयर ग्लास इंटरफेस ये वाला एंड सी डी ग्लास एयर इंटरफेस ये वाला ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल मीन्स ये अमाउंट जिससे बेंड हुई वो इक्वल है, ऑपोजिट मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये वाली इंसिडेंट रे है ना जो मैंने आगे एक्सटेंड करी, इसको 1 से लिखा, और ये जो बाहर निकली इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये आपस में क्या है, पैरेलल है। हाउएवर लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली, लेकिन उनमें थोड़ा सा ये क्या आ गया, शिफ्ट आ गया है। इसके बाद हमारे पास जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करे थे उसी तरह हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हमारे पास, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही लॉ हमने फर्स्ट किस में स्टडी करा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। उसमें भी क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है हमारे पास, तीनों एक प्लेन में लाया करते हैं। सेम लॉ यहाँ पे है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो तीनों क्या है, एक प्लेन में लाया करेंगी।
इसका क्या मतलब, जैसे वहाँ पे मैंने आपको टॉर्च वाली एग्जांपल दी थी ना, वो पेज हमने फोल्ड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को एक प्लेन मान लो, तो जो ये लाइट ऐसे आ रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, अभी ऐसा नहीं है कि दूसरे मीडियम में एंटर करने पर इसका पाथ चेंज हुआ तो अब ये स्क्रीन के अलोंग जाने की बजाय आपकी तरफ बेंड हो जाएगी, या स्क्रीन के अंदर वाली तरफ। मीन्स अगर ऐसे आ रही थी तो बेंड होके ऐसे उसी प्लेन में है, ऐसे नहीं है कि अंदर वाली तरफ चली गई या मेरी बाहर वाली तरफ। इसको आप 3D में समझ रहे हो ना, ये आपके वाली तरफ आ गई या ये क्या अंदर वाली तरफ, ऐसा नहीं है। प्लेन सेम रहेगा लेकिन पाथ जरूर चेंज होएगा। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये आपको स्नेल्स लॉ के नाम से भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी ये लॉ क्या बोल रहे हैं इसको समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट है। और जो ये है हमारे पास, ये क्या है, नॉर्मल। जो हमारे पास इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये साइन आपने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करा होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एंगल साइन थीटा कॉस थीटा, वही साइन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ गिवन कलर, इसका क्या मतलब, जो लाइट होती है आपको पता है ना, व्हाइट लाइट 7 कलर्स से बनी होती है। उन 7 कलर्स का अपनी वेवलेंथ होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ये अगर आपको नहीं पता तो इतना कंफ्यूज नहीं होना इन टर्म्स में। मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर लाइट की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि ये मीन्स के एक बार आपने एक कोई पर्टिकुलर लाइट स्ट्राइक करवा ली, उसका एंगल मेजर कर लिया, और दूसरी बार फिर दूसरी कोई लाइट एंटर करवा ली, उसके एंगल्स मेजर करें, वो आपस में कांस्टेंट नहीं होंगे। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो एक पर्टिकुलर लाइट, मीन्स लाइट नहीं चेंज करनी, जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हो उसके केस में है। तो अभी देखते हैं इस लॉ का मतलब क्या है। If I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, तो यही हमने पढ़ा कि sin I अपॉन sin R हमारे पास कांस्टेंट होता है। वही वर्ड्स में लिखा था, यहाँ हमने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ये वाली क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हमने पीछे 2 फॉर्मूले पढ़े थे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अभी यहाँ पे देखो, ये मीडियम अगर 1 है, ये मीडियम 2 है, तो लाइट एंटर किस मीडियम में कर रही है उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम में एंटर करी ना, तो यहाँ पे जिस मीडियम में एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास N21 है, मीन्स सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वो हमारे पास क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। अभी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब है, मानो फर्स्ट केस में क्या था मेरे पास, मैंने यहाँ पे ये रे स्ट्राइक करवाई 30 डिग्री पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हुई होगी, इसकी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, ये मतलब ऐसे सीधे जाना था, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो यहाँ पे टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करके, तो मान लो ये कोई एंगल आया होगा 25 डिग्री, तो यहाँ पे अगर मैं साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री करूँगी, उसकी मेरे पास कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूंगी, ठीक है, मान लो 45 डिग्री कर दिया अभी मैंने ये वाला एंगल, तो उसके विद रिस्पेक्ट मेरा रिफ्रैक्शन एंगल भी चेंज होएगा। अभी उनकी द्वारा रेशो लूंगी तो जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई होएगी, सेम वैल्यू अभी दूसरे केस में भी आएगी। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारे पास। जब हमने रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमारे आसपास कौन से नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, हम लेंसेज को स्टडी करेंगे जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। जैसे हमने मिरर्स पढ़े थे वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थे, लेंस हमारे पास रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। तो लेंस पहले देखते हैं कि होता क्या है। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल,
तो पहली प्रॉपर्टी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। तो दूसरी क्या कंडीशन है, उन दोनों में से सर्फेसेस जो हैं लेंस के उनमें से एक हमारे पास स्फेरिकल होना चाहिए, दूसरा प्लेन भी हो सकता है। तो क्या, दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। इसको हम आगे देखेंगे, हमारे पास इसके बेसिस पे कि दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं या एक है, हम लेंसेज को आगे 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अभी लेंसेज की हमारी लाइफ में एप्लीकेशंस देखते हैं। स्पेक्टेकल्स जो होती हैं उनमें लेंस यूज़ होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आपने वॉच रिपेयरिंग शॉप पे भी देखा होगा, ऐसा ग्लास होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, और कैमरा में लेंस यूज़ होते हैं। इसके अलावा टेलीस्कोप में लेंस यूज़ होते हैं, माइक्रोस्कोप में लेंस यूज़ होते हैं। तो लेंसेज से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अभी जो हमारा लेंस है उसका एक सरफेस स्फेरिकल है जो दोनों स्फेरिकल है, उसके बेसिस पे हमारे पास 6 टाइप्स के लेंसेज हैं। हमने जब मिरर स्टडी करे थे तो भी हमने देखा था कि जो ऐसे बाहर को निकला हुआ होता है, ये तो हमारा पॉलिश्ड सरफेस था ना मिरर के केस में, और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। इधर को रे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये बाहर को निकला वाला कौन सा था, हमारा कन्वेक्स मिरर, और जो अंदर को था ऐसे, इसका बाहर वाला ये वाला हिस्सा पॉलिश्ड था और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा था। ये हमारा कौन सा, केव की टाइप वाला कौन सा था, कनकेव मिरर था। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास लेंस होंगे। जब हम लेंसेज को स्टडी करते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा बाहर वाली तरफ से देखना है कि वो कनकेव शेप का है या कन्वेक्स। बाहर इन द सेंस यहाँ से इस साइड को और यहाँ से इस साइड को। अभी फर्स्ट में जैसे ये इस सरफेस को देखें इसके, तो ये क्या है, केव टाइप का है, तो ये क्या हो गया हमारा कनकेव सरफेस। और इस साइड से बाहर से देखें तो ये भी हमारा केव टाइप का है जो इनवर्ड कर्व्ड है, तो ये भी हमारा क्या है, कनकेव शेप्ड है। तो यहाँ पे इस लेंस को हम बोलते हैं वाई कनकेव, या बार बार बाई लिखने की बजाय हम इसको सिंपली कनकेव लेंस भी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड वाला, इसमें इसके इस सरफेस को अगर इस डायरेक्शन से देखें बाहर को निकला हुआ तो आउटवर्ड मतलब ये कन्वेक्स हो गया। तो इस डायरेक्शन से इसको देखें ये भी बाहर को निकला हुआ है, तो ये हमारे पास इसको बाय कन्वेक्स लेंस या सिंपली कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। थर्ड हमारे पास इसका ये सरफेस तो बिल्कुल प्लेन है और ये इस डायरेक्शन से देखें तो अंदर को कर्व्ड है, मीन्स केव टाइप। तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला प्लेन है तो सेकंड वाला कनकेव, तो प्लेनो कनकेव लेंस। सिमिलरली ये वाला, ये प्लेन सरफेस है, ये बाहर को निकला हुआ कन्वेक्स, तो ये प्लेनो कन्वेक्स हो गया। अभी हम लास्ट 2 लेंसेज को समझते हैं। इनको समझने के लिए देखो, फर्स्ट वाले को पॉजिटिव मेनिस्कस बोलते हैं और सेकंड वाले को नेगेटिव मेनिस्कस बोलते हैं, या फिर कनकेवो कन्वेक्स लेंस और इस वाले को कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। मैंने आपको स्फेरिकल मिरर जब स्टडी करे थे तब भी बताया था कि ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। ये लेंस है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर का पार्ट होंगे। वहाँ पे क्या था, हम कोटिंग करते हैं तो मिरर बनते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर ये किसी स्फीयर का पार्ट है तो इस स्फीयर का कोई रेडियस होएगा। सिमिलरली इसका भी है रेडियस कोई ना कोई। जो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस होएगा उसके रेडियस को हम R1 नाम दे देंगे और दूसरे वाले को R2, ठीक है। अभी ये देखो, ये वाला है, अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूं, ठीक है, तो ये है, और दूसरा वाला अगर उसको मैं देखूं, ये पूरा स्फीयर कंप्लीट होएगा ना। ये वाला देखो, यहाँ से ये ज़्यादा कर्व्ड है ना, इसका मतलब ये छोटा वाला सर्कल है, ये कम कर्व्ड है मीन्स ये सर्कल बड़ा है। तो यहाँ पे भी देखो, ये वाला ज़्यादा कर्व्ड है मीन्स R1 जो है वो छोटा होएगा क्योंकि ये ज़्यादा कर्व्ड है, और R2 जो है वो कम कर्व्ड है मीन्स R2 है जो वो क्या है, बड़ा होएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा R1 इज लेस देन R2। तो क्योंकि अभी देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ये वाला सरफेस है, ये कौन सा है, बाहर को निकला हुआ, ये कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स। और ये वाला सरफेस है जो ये क्या है, अंदर को कर्व्ड है।
मीन्स केव शेप्ड है, तो ये क्या हो गया, कनकेव। तो यहाँ पे क्योंकि R2 बड़ा है, R2 कौन सा है, कनकेव, तो हम यहाँ पे पहले कनकेव लिख देंगे, कनकेवो कन्वेक्स लेंस हो गया यहाँ पे, या फिर पॉजिटिव मेनिस। सिमिलरली इस लेंस के केस में ये फर्स्ट वाला जो सरफेस है ये क्या है, कम कर्व्ड है। कम कर्व्ड मतलब क्या है, ये क्या होएगा, बड़े सर्कल का पार्ट होएगा, मीन्स इसका रेडियस बड़ा होएगा। और दूसरा वाला ज्यादा कर्व्ड है, मीन्स ये छोटा सर्कल होएगा और इसका रेडियस भी फिर कम होएगा। वही यहाँ पे लिखा कि R1 इज ग्रेटर देन R2। अभी फर्स्ट वाला जो सरफेस है बाहर को निकला हुआ है, अगर बाहर से इस डायरेक्शन से देखें तो ये कौन सा हो गया, कन्वेक्स। और ये दूसरा वाला हमारा अंदर को कर्व्ड है, तो ये कौन सा हो गया, कनकेव। और बड़ा कौन सा है, R1, और R1 हमारा कन्वेक्स है, तो इसका नाम क्या हो गया, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो इस तरह डिपेंडिंग ऑन दी सर्फेसेस हमारे पास लेंसेज के 6 टाइप्स हैं। इस चैप्टर में हम मेनली कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को स्टडी करेंगे। अभी यहाँ तक हमने इस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थे, लाइक रिफ्लेक्शन, उससे रिलेटेड फिर बाद में मिरर्स, और फिर रिफ्रैक्शन, उससे रिलेटेड लेंसेज, उनको हमने समझ लिया है। अभी मेन यहाँ पे हम क्या है, रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे लेंसेज की और मिरर्स की। उसके लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम स्टडी करेंगे ताकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जब रे डायग्राम्स ड्रॉ करें तो वो आपको इजीली समझ आ सके। तो यहाँ पे आपने अच्छे से जो भी टर्म्स मैं आपको समझाऊंगी आपने अच्छे से समझनी है, ताकि फिर रे डायग्राम्स ड्रॉ करते समय जब मैं डायरेक्टली इन टर्म्स को यूज़ करूँ तो आपको भी वो टर्म्स समझ लगनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास इमेज जब बनती है, या तो रियल इमेज होती है या वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज क्या होएगा, जब हम रे डायग्राम्स, ऐसे रे डायग्राम्स होते हैं जब जो हमारी रेडिएशंस होती हैं मिरर या लेंस से, यहाँ पे हमने लेंस लिया है, यहाँ पे हमारे पास मिरर है, तो जब तो वो रेडिएशंस रियली में मीट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास रियल इमेज बनती है। लेकिन जब वो एक्चुअली में मीट नहीं करती, वो डाइवर्ज हो रही होती हैं, लेकिन हम उनको पीछे एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे फोकस करवाते हैं उनको, तो उस केस में हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है। मीन्स कि रेडिएशन एक्चुअल में नहीं मीट करी थी, हमने उनको मीट करवाया था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आई है जो वो लाइट को स्ट्रेट पाथ में ऑब्जर्व करती है। और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रियल और वर्चुअल इमेजेस की। जो रियल इमेज होते हैं उनको हम एक पर्दे पे वो इमेज को हम ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कोई लेंस था, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडल, और यहाँ पे हमने एक स्क्रीन ली, इसकी इमेज क्या है, स्क्रीन पर बन रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक मिरर है, यहाँ पे इससे रेडिएशंस आई, रिफ्लेक्ट बैक करी, और यहाँ पे इस स्क्रीन पे एक्चुअल में मीट करी वो रेडिएशंस। तो ये हमारे पास क्या है, रियल इमेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक हमारे पास कैंडल है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये हमारे पास कोई लेंस है, लेकिन यहाँ पे जो रेडिएशंस है वो डाइवर्ज कर रही हैं, वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। तो ये वाली जो इमेज होगी वो हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। तो ऐसी इमेजेस को हम वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज। ये इरेक्ट इमेज क्या होती है, सीधी इमेज। जैसे यहाँ पे देखो कि स्पून में आपने देखा होगा, ये कर्व्ड सरफेस होता है ना स्पून का, तो वहाँ पे एक साइड पे आपको अपनी इमेज सीधी दिखाई देगी और दूसरे में आपको उल्टी दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये बच्चा है, ये क्या है, कोई भी मिरर है, जब इसने खुद को इस मिरर में देखा तो इसकी इमेज क्या, उल्टी बन रही है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड इमेज है। और यहाँ पे इस केस में जैसा वो बच्चा खड़ा है उसी तरह उसकी इमेज है, तो ये हमारे पास क्या है, इरेक्ट इमेज की एग्जाम्पल है। और क्या टर्म्स यूज होती हैं हमारे पास, एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास आगे जाके इमेजेस बनेंगी ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हाथ है हमारा, वो छोटा है इस केस में, और जो उसकी इमेज बनी है वो काफ़ी बड़ी बनी है, इसे बोलते हैं कि ये इमेज है जो वो क्या है, एनलार्ज्ड इमेज बनी है। और यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये हमारे पास इमेज है।
ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या है, छोटा है, तो इसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं। और जब यहाँ पे साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको हाईली एनलार्ज्ड बोल देते हैं, और जब बहुत छोटी बन जाती है तो हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट केसेस भी होंगे, जब इमेज बिल्कुल पॉइंट के साइज की बनेगी तो हम वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हाईली डिमिनिश्ड। जो हमारा प्लेन मिरर होता है, घर में यूज़ करते हैं, उसमें जो हमारा साइज होता है मिरर में भी सेम दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या है, सेम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास पोल। पोल क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये हमारा मिरर है, तो पहले ये कौन सा मिरर है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, वो केव की शेप की है, तो ये कौन सा हो गया, कनकेव मिरर है हमारे पास। तो जो ये हमारा कनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर होएगा उसको हम पोल बोलते हैं, और उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट कॉल्ड पोल। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका ये क्या है, सेंटर, मींस इधर Pn इज इक्वल्स टू Pm, तो ये P क्या हो गया, सेंटर, इसको हम पोल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। जैसे मान लो ये इतना हमारा ये वाला कनकेव मिरर है, ठीक है, इस साइड को ले लो, तो है तो ये किसी स्फीयर का ही पार्ट, तो उसका कोई सेंटर भी होएगा। मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो इसका कोई सेंटर होएगा, जो यहाँ पे मैंने C से रिप्रेजेंट करा है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या होएगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का जो डिस्टेंस होएगा, ये वाला, इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और जो इस स्फीयर का सेंटर होएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो हमने यहाँ पे C से रिप्रेजेंट करा ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर R। नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर हमारा जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पूरा पार्ट, ये MN यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हमारा क्या है, अपर्चर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली, ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, आगे एक्सटेंड करी पोल से, जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये कौन सा मिरर है हमारे पास, कन्वेक्स, और ये कौन सा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, केव की टाइप का, तो ये क्या है, कनकेव मिरर। इनमें क्या होएगा, रेज जो आ रही होंगी वो डाइवर्ज भी होंगी, कन्वर्ज भी होंगी। जैसे देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो रेडिएशंस आ रही हैं वो मिरर से क्या है, डाइवर्ज हो रही हैं, और इस केस में क्या है, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, कनकेव के केस में। तो हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जो रेडिएशंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा तो कन्वर्ज करेंगी, जैसे इस कनकेव मिरर के केस में हो रहा है, या फिर जो डाइवर्ज होंगी उनको हम बैक एक्सटेंड करेंगे, वो हमें ऐसा लगेगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हैं, जैसे कि इस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अभी जो भी मैं टर्म्स आपको बता रही हूँ ये सेम लेंसेज के केस में भी यूज होंगी, तो सेम ही टर्म्स हम वहां पे भी यूज करेंगे। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये हमारे पास पोल है और ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। सिमिलरली इस केस में ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, तो ये डिस्टेंस इनके बीच का क्या हो गया, फोकल लेंथ। Now, lenses whose aperture is much less than the radius of curvature and two centers of curvatures are equidistant from the optical center
उन लेंसेज को हम क्या बोलते हैं, थिन लेंसेज बोलते हैं विद स्मॉल अपर्चर। क्या बोला इन्होंने, वो लेंसेज जिनका अपर्चर क्या होता है, ये वाला हिस्सा जिसमें से एक्चुअली रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये अपर्चर जो होएगा वो उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका ये पार्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो कोई स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होएगा ना, ये अपर्चर क्या है उस रेडियस ऑफ कर्वेचर से मच लेस होता है। और जो एक देखो, एक इसका एक सेंटर होएगा इस साइड पे है ना, इसको मैं C1 नाम दे देती हूँ। और अगर मैं इस स्फीयर को कंप्लीट करूं, एक सेंटर इस साइड पे आएगा C2। तो क्या बोला कि दो प्रॉपर्टीज होनी थिन लेंसेज की, एक कि इसका जो अपर्चर होएगा वो मच लेस होएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, दूसरा कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों साइड के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मींस जो हमारा R1 होएगा वो R2 के इक्वल होएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज किसकी हैं, स्मॉल अपर्चर वाले थिन लेंसेज की। सो नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है जिसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। फॉर स्फेरिकल मिरर्स of small aperture the radius of curvature is found to be equal to twice of the focal length। मीन्स देखो ये यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ है, इधर यहाँ पे ये हमारे पास फोकल लेंथ है। अगर हम इसको आगे और f डिस्टेंस ले लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल अपर्चर वाले मिरर्स में या लेंसेज में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये पॉइंट हमने आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स को आपने लोअर क्लासेस में भी स्टडी करा था। यहाँ पे हमारा मेन फोकस होएगा स्फेरिकल मिरर्स पर और लेंसेज पर। हम इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या होता है, हमने लॉज मिरर्स के केस में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, उसका कंसेप्ट यूज करेंगे। हमने दो लॉ पढ़े थे ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड क्या था, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल क्या है, एक प्लेन में लाई करते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इससे रेडिएशंस यहाँ पे मिरर, प्लेन मिरर पे फॉल कर रही हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन होएगा, मिरर से ये रिफ्लेक्ट करेंगी। ये नॉर्मल ड्रॉ करा हमने और एक नॉर्मल ये ड्रॉ करा। यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रेस का एंगल होएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको I1 लिख दो और इसको I2 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है रेडिएशन, तो ये वाला एंगल होएगा जो R2, वो I2 इक्वल्स टू R2 होएगा। सिमिलरली यहाँ पे I1 और R1 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी यहाँ पे देखो ये रेडिएशन क्या है, मिरर पे जब इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, लेकिन किसी भी इमेज को फॉर्म होने के लिए उन रेडिएशंस का मिलना जरूरी होता है। अभी देखो एक रेडिएशन ये है, एक ये वाली है, ये कहीं पे मिल रही है यहाँ पे, तो इनको हमें बैक एक्सटेंड करना पड़ेगा। इमेज उस पॉइंट पे फॉर्म होएगी, यहाँ पे ये रेडिएशंस मीट करेंगी। तो यहाँ पे ये रेडिएशंस मीट कर रही हैं। और एक बात और कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी दो रेडिएशंस तो मिनिमम हमें चाहिए होती हैं, वो किसी पॉइंट पे मीट करेंगे तो वहां पे हमारी इमेज बनेगी। जैसे कि यहाँ पे ये दो रेडिएशंस थी, तो ये हमारे मिरर के पीछे बन रही है इमेज। तो ये इमेज बन के अब हम इसका नेचर देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। फर्स्ट क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का क्या मतलब है कि रेडिएशंस एक्चुअली में मीट नहीं करी, हमने एक्सटेंड करा। अभी देखो ये हमारा मिरर है, मिरर तो यहीं तक खत्म हो जाता है ना, उसके पीछे थोड़ी कुछ होता है। लेकिन हमारी आई क्या है, लाइट को ऐसे ऑब्जर्व करती है कि वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो हमें लगता है कि रेडिएशंस इस पॉइंट से आ रही हैं आई तक, तो इमेज वहां पे बनी हुई है। तो ये क्या होगी, वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या है, प्लेन मिरर की इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट क्या मैंने आपको समझाया था कि सीधी होती है। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है और इसकी इमेज भी जैसे बच्चा है उसी तरह उसकी इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड दी
मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मीन्स जो ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। जितना मिरर के सामने हम खड़े होते हैं उतनी ही पीछे मिरर के हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। नेक्स्ट क्या है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी देखो इनका साइज भी क्या है, इक्वल है। और लेटरली इन्वर्टेड, अभी लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉय है अपनी इमेज मिरर में देख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इसने अपना हैंड रेज करा हुआ है वो कौन सा है, लेफ्ट हैंड। लेकिन अगर हम इसकी इमेज में देखें तो ये कौन सा हैंड है इसके अकॉर्डिंग, राइट हैंड। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसको पढ़ लेते हैं। In an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and right appears on the left. This is called as literal inversion. इसकी क्या एप्लीकेशन है, आपने एम्बुलेंस पे देखा है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ऐसे क्यों, आगे की ट्रैफिक होएगी वो अपनी मिरर में ही देखेगा कि पीछे हमने रियर व्यू मिरर स्टडी करा था ना, तो मिरर में इमेज देखेगा एम्बुलेंस की, तो वहां पे ये क्या उसको सीधा दिखाई देगा। फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। तो इसके लिए रूल्स होते हैं कुछ, लेंसेज के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रूल्स होते हैं। तो हम मिरर्स का देख लेंगे, जब हम वहां पे रे डायग्राम्स यूज करेंगे तो डायरेक्टली वहां पे फिर ये रूल्स यूज करेंगे। अभी एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसीडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। अभी कोई भी इमेज किसी भी पॉइंट पे बनती है तो वहां पे क्या होता है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होता है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम 2 रेडिएशंस तो चाहिए ही होती हैं, ज़्यादा भी होंगी तो वो भी इसी पॉइंट से पास करेंगी, तो वहां से भी हमें इमेज पता चल जाएगी। लेकिन मिनिमम 2 रेडिएशंस तो रिक्वायर्ड हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला क्या है हमारे पास, a ray parallel to principal focus after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from principal focus in case of convex mirror। ये देखो इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव टाइप है, तो ये मेरे पास क्या है, कनकेव मिरर। और यहाँ पे ये क्या है, इसका आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस, तो ये क्या है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर। ये देखो क्या बोला उन्होंने कि कोई भी रेडिएशन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे कि ये वाली रेडिएशन, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। और दूसरी बात एक और कि ये क्योंकि हमारे पास स्फीयर होते हैं, ठीक है, और स्फीयर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका रेडियस होता है वो उसके सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपर्चर तक का हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होएगा, उसका रेडियस ही होएगा। तो ये क्या है, ये वाला डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होएगा। तो ये लाइन हमेशा जो है नॉर्मल का काम करेगी, कौन सी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे ये फोकस से पास कर रही है और रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का हमने फर्स्ट लॉ स्टडी करा था, क्या था, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको आई से रिप्रेजेंट करा, इंसिडेंस एंगल, और ये वाला रिफ्लेक्टेड ने जो बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देख भी सकते हैं क्लियरली वो इक्वल है। और मेन चीज क्या थी जहाँ पे कि कनकेव मिरर के केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे मिरर पे इंसिडेंस करेंगी वो हमेशा फोकस से पास होएगी। और कन्वेक्स के केस में क्या है, ये देखो ये लाइन क्या है, कन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करी, इंसिडेंट करी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे डाइवर्ज होगी। लेकिन जब हम इसको बैक एक्सटेंड करें तो ये फोकस से पास हो रही है ना, अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, कि ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है हमारे पास, a ray passing through principal focus of concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to principal axis। जो फर्स्ट पॉइंट हमने रीड करा उसका उल्टा है, वहां पे रेडिएशन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और फोकस में पास हो रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन।
यहाँ पे क्या है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो फोकस से पास कर रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ये देखो, ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन प्रिंसिपल फोकस से पास करी और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये कौन सा केस था, कनकेव का। और कन्वेक्स के केस में क्या है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस के तरफ ही डायरेक्टेड है, तो ये रेडिएशन क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड हमारे पास क्या पॉइंट है, अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ। अभी यहाँ पे देखो, इसमें से तो पास ही करेगी क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इंसिडेंस डायरेक्शन के तरफ ही होता है, लेकिन इसका क्या होएगा, कन्वेक्स मिरर का दूसरी साइड होता है, तो वहां पे तो रेज एक्चुअली में नहीं जाएंगी ना, ये मिरर है, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स, मींस हमें लगता है कि उस तरफ जा रही हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, क्यों मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अपर्चर पर फॉल करेगी तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, और कोई भी लाइन फिर इस नॉर्मल के अलोंग जाएगी, इसका क्या मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 डिग्री। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होएगा, 0 डिग्री, मीन्स जैसे रेडिएशन फॉल करी वैसे ही फिर वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, कनकेव मिरर के केस में भी, कन्वेक्स मिरर के केस में भी। लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P, पोल ऑफ द मिरर ऑन द मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। यहाँ पे क्या होएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल वो वाला लॉ यूज करके फिर जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हुई होगी ऑब्लिकली, उसी पे फिर वो क्या है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के केस में भी। अभी इस पार्ट में हमने कंसेप्ट को अच्छे से समझा, नेक्स्ट पार्ट में हम इन कंसेप्ट को यूज करके रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, लेंसेज की भी और मिरर्स की भी, और फिर उनसे रिलेटेड हमारे पास लेंस फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन पावर होती है, ये सब कंसेप्ट्स को यूज करके हम वहाँ पे फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।